मां हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीशां गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। अपन ने जगत की हकीकत क्या है या बात को पहले दिन श्री महाप्रभु की दृष्टि से विचार्यो। दुनिया क्या मान रही है, अन्य जो विचारक हैं उनके क्या विचार हैं या विषय में, उनने क्या अपने तत्वचिंतन को परिणाम क्या उनने बताए हुए बात या कि नहीं है। श्री महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि इति श्रुतेर मतम, श्रुति को जो मत है वो मेरा मत है करके सबसे पहले जगत की रियलिटी, वाकई व्यावहारिक सत्यता, वाकई व्यावहारिक व को यथार्थ क्या है, प्रश्न ये नहीं है, लेकिन बात व्यावहारिक यथार्थ पे रुक नहीं जा रही है। श्री महाप्रभु भौतिक जगत की कोई भी जो भी वास्तविकता है या वक्त वर्तमान परिस्थिति है, और जब जब जा समय पे जा बिंदु पे जा तरह की यथा वास्तविकता या भौतिक जगत की हती है और रहेगी। श्री महाप्रभु को यासु इनकार नहीं है, ये सब कुछ स्वीकारते भय, लेकिन सत्य की सीमा मात्र या भौतिक जगत पे पूरी नहीं हो जा रही है। भौतिक जगत से आगे कहीं कुछ एक आध्यात्मिक तत्व है, जो आध्यात्मिक तत्व या पूरे आदि भौतिक सर्जन को सत्य बना रहे होए, या को आधार दे रहे होए, या को अस्तित्व में ला रहे होए। और ऐसे ही वह आध्यात्मिक तत्व वह आध्यात्मिक तत्व को भी अपनो अस्तित्व देने वालों एक आधिदैविक तत्व है, या बात को श्री महाप्रभु बता रहे हैं। क्योंकि श्री महाप्रभु को मत वो श्रुति को मत है, और श्रुति भगवती श्रुति ये बता रही है कि ये जो संपूर्ण यथार्थ है अस्तित्व को, वो अस्तित्व को संपूर्ण यथार्थ, ये जो टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये 3 डिमेंशनल है, या कि 3 डायमेंशंस हैं। पहली बात ये देखी। दूसरी बात अपन ने ये देखी कि श्री महाप्रभु जितने भी अन्य और चिंतक हैं, उनने जो भी व्यू अपने विचार प्रकट किए हों, उनने अपने विचार प्रसिद्ध किए हों, उनके संग श्री महाप्रभु की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो विचारक श्री महाप्रभु को इसको वहाँ तक ही है कि अगर वो वेद यानी श्रुति के आधार पे अपना व्यू बता रहे हैं, यदि उनको मत वासु भिन्न भी है श्री महाप्रभु के मतसु यानी श्रुति के मतसु, जो श्रुति को यथार्थ है, जो वेद को यथार्थ है, यदि वासु भिन्न भी है अन्य लोगों को मत, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारो मत जो है वो हमारो मत जो है वो भी वैदिक मत है। महाप्रभु को वहाँ में भी कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारो मत हो सके। कोई को मत माइकम सगुणम स्वतंत्रं चेति कार्यम स्वतंत्रं चेति नहीं कदा, ऐसे अनेक प्रकार के हो सकें।
एट द सेम टाइम वो मत वेद आधारित न होके अन्य तरह के विचारन पे भी आधार हो सके हैं, और वह प्रकार से आधारित जो भी उनके विचार हैं उनसे भी श्री महाप्रभु को कोई परेशानी नहीं है। इन्हीं सारे मतन को आज भी अपन अलग अलग रूप में देख पाएंगे, समझ पाएंगे यदि अपन या को विचार करें। तो आज भी परिस्थिति वह रूप में नहीं बदली है, या अनेक तरह के विचार धारण करने वाले आज लोग हैं, और वो विचार जो भी कर रहे हैं अपने ढंग से, और वह विचार को अंतिम परिणाम वो जो कुछ भी बता रहे हैं, उनके जीवन की जो गति है वो भी वही तरीका से बन रही है। सो प्रश्न यह बात को नहीं है। श्री महाप्रभु अपनी बात को बहुत स्पष्ट आज्ञा कर दे रहे हैं कि मेरो मत जो है वो श्रुति को मत है, अन्य लोग जो भी मत उनको हो तो होए। वाके बाद अपन ने ये देखियो कि या सब में अगर मनुष्य की स्थिति को देखें अपन, तो मनुष्य बेसिकली मनुष्य और पशु में फ़र्क नहीं रह जाए जहाँ तक वाके प्लेजर प्रिंसिपल को सवाल है। जहाँ तक वो मात्र इंद्रियन को सुख ढूंढ रहे हो है, इंद्रियन को तर्पण ढूंढ रहे हो है, बेसिकली प्लेजर प्रिंसिपल जो है वो प्राणी मात्र के अंदर वो प्रवृत्ति रही भई है, ज्ञात रूप सु या अज्ञात रूप सु। यदि वाके अवयव इतने विकसित नहीं है, वाके पास इतने विकसित साधन नहीं है, जैसो अंतःकरण जैसो विकसित साधन अपने पास है, अगर वाके पास नहीं है, परंतु वो अपने आप में अपनी तरीका से कहीं सुख की खोज कर रहे हो है। वाके बाद जो अपने स्वाभाविक रूप से अपने पूरे शरीर की प्रक्रिया में भी जो ऑर्गेनिज्म में भी रहे हुए प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस, वो होम्योस्टेसिस को भी प्रोसेस पूरा अपने अंदर रहे हुए है। आज समाज को बहुत बड़ो हिस्सा, जो बहुत बड़ो न कह के कहूँ कि ऑलमोस्ट समाज जाके पीछे अंधो होके भाग रहे हो भोगवाद, वह भोगवाद को कहीं ना कहीं प्रिंसिपल होम्योस्टेसिस को प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस दे के अपने इंद्रियन को सुखी रखना चाह रहे हैं इत्यादि। परंतु यासु आगे भी कहीं एक प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग भी है, एक मीनिंग की भी कोई रियलिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस से आगे प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग है कि मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता खोज पा रहे हो है कि नहीं खोज पा रहे हो है। और अगर अपन सूक्ष्म दृष्टि से खोजेंगे, देखेंगे, तो अपन को ये बात समझ में आवेगी कि शायद यही मनुष्य के और पशु को भेद ज़्यादा अच्छा प्रतीत हो पा रहे हो है। क्योंकि पशु के पास जीव चैतन्य है, वाके पास प्राण धारण है, सब कुछ है, इंद्रिय भी हैं, लेकिन वाके पास सार्थकता की खोज नहीं है, सार्थकता की वाके पास समझ नहीं है। ये अपने अब तक को बैकग्राउंड रहे हो। आज प्लेजर प्रिंसिपल से ऊपर उठ के है ये। प्लेजर प्रिंसिपल में ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, लेकिन होम्योस्टेसिस में एक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसे ऑर्गेनिज्म में अपने अंदर शरीर की प्रक्रिया में, जैसे बहुत मोटी बात को सोचें कि सर्दी होवे अपन को, तो इन्फ्लुएंजा को, सर्दी को अपने प्रोसेस में अपन दवा लेते रहें, लेकिन अगर दवा न भी लें अपन, तो 4-6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में जा कर के वो सर्दी अपने आप अपने अंदर को जो सिस्टम है ऑर्गेनिज्म, वो आपको बैलेंस कर देगा और अपनी स्वस्थता लौट आवेगी। तो ये बैलेंसिंग सिस्टम जैसे अपने अंदर है, ऐसे ही अपन बाहर भी अपने एक बैलेंसिंग सिस्टम को बना के चलें। आज देखो तुम, ये पिछले 20 वर्ष में कितने रेडिकल चेंजेस आए हैं। सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में या वक्त एक्सरसाइज करा रहे हैं, योग को उनने अडप्ट किया है, वैकेशनिंग को उनने अडप्ट किया है,
ये सभी चीज़ें को एडप्ट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि केवल मल्टीटास्किंग या काम कराते रहना या काम करते रहना ही शरीर की स्वस्थता के लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु यह शरीर को सारा बैलेंस देना चाहिए। तो यानी जो हमारी भोजन की प्रक्रिया है वो भी संतुलित होनी चाहिए, जो हमारे जीवन की प्रक्रिया है वो भी संतुलित होनी चाहिए, व्यायाम की भी संतुलित होनी चाहिए। अल्टीमेटली या सबके या संतुलन को गोल क्या है, लेकिन गोल है अपने इंद्रियन को तर्पण करना, बस। लॉन्गिविटी, ज़्यादा उम्र तक जी सकें और शरीर को अपना जो भी भोग है इंद्रियन को वो बराबर चलते रहे, बदस्तूर रहे, और हम पैसा कमाते रहें। अंत तो गत्वा ये भोगवाद के सिवाय वह होम्योस्टेटिस के पीछे भी कुछ रहे नहीं है आज, या कारण से। तो आज फिर मैं ये विक्टर फ्रैंकल के ये क्लासिक है विश्व को, और ये वो इंसान है कि जो हिटलर के, नाज़ीन के हॉलोकॉस्ट जहाँ में ऑलमोस्ट 60 लाख यहूदीन को ख़त्म कर दिया गया, और शायद वासु बड़ी नृशंसता पृथ्वी में इन 1000-2000 वर्षन के इतिहास में अपन को जानने को नहीं मिलेगी। जहाँ तरह की बर्बरता भई है वहाँ में से ये बच के निकले हैं, और या इंसान ने अपने स्वयं को मनुष्य चिकित्सा को एक स्कूल चलाया, अलग स्कूल यानी थॉट को एक अपनों या को एक खुद की या की एक परंपरा या के विचारन की आगे चली। और ये 2 पुस्तकें हैं, मैन सर्च फॉर मीनिंग एंड मैन सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग। ये विश्व के क्लासिक्स में ये 2 पुस्तक मानी गई है। या कि कुछ अंशन को मैं सुनाऊंगा कि जैसु अपन को समझ आवे कि विश्व के विज्ञान प्रधान जो पश्चिमी सभ्यता है, क्योंकि मेरी भीति ये बराबर बनी रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर से निकलने लगे और मेरी मेहनत के परिणाम तुम तक नहीं पहुंच पावें। ये मेरी बहुत पहले की पढ़ी हुई पुस्तक है, यद्यपि ये कॉपी नई है। मेरी जो पढ़ी हुई दोनों पुस्तकें हैं वो मेरे गोकुल में रखी हुई हैं। नॉट ओवरलुक and forget that the pleasure principle itself is also, according to Freud, no more than the servant of a more comprehensive principle, namely of the homeostasis principle। हमें समझा रहे हैं कि या जगह अपन को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल को सबऑर्डिनेट बन रहे हो, क्योंकि प्लेजर प्रिंसिपल से भी आगे होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल है। क्योंकि यदि मनुष्य अपने जीवन में एक संतुलन नहीं ला पाएगा तो प्लेजर प्रिंसिपल भी वह को ज़्यादा काम नहीं कर सकेगा। यह दृष्टि से ये बात अपन को नहीं भूलनी चाहिए। हुज गोल इज़, ये होम्योस्टेसिस के लिए कह रहे हैं कि हुज गोल इज़ टेंशन रिडक्शन फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग और रेस्टोरिंग द इनर इक्विलिब्रियम। हमारे अंदर को इक्विलिब्रियम जो है, जो पूरा का पूरा संतुलन है, वो संतुलन टिकाए रखने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस लागू करना जरूरी है। हाउएवर, व्हाट इज मिसिंग इन द फ्रेम ऑफ सच एन इमेज ऑफ मैन इज दैट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन रियलिटी विच आई हैव कम टू टर्म इट्स सेल्फ ट्रांसेंडेंट क्वालिटी। वो कह रहे हैं कि बहरहाल ये सब देखने पे भी, दोनों बातों को विचार करने पे और दोनों को स्वीकार लेने पे भी, क्योंकि ये सत्य है कि प्लेजर प्रिंसिपल ऑपरेटिव है, ये सत्य है कि होमोस्टेसिस प्रिंसिपल ऑपरेटिव है, लेकिन या के अलावा मैं मानूँ हूँ, लेखक कह रहे हैं कि मैं मानूँ हूँ कि ये पर्याप्त नहीं हो जा रहे हैं और या लिए कहीं हमको सेल्फ ट्रांसेंडेंट जो क्वालिटी है वह की बात करनी चाहिए। सेल्फ ट्रांसेंडेंट यानी हम अपने आप के अस्तित्व से कहीं पारदर्शक बन के ये विचार करने को प्रयास करें कि हमारा अस्तित्व फाइनल पॉइंट नहीं है, अल्टीमेट एंड नहीं है, या सु आगे भी कहीं कुछ रियलिटी रही भई है, या बात पे हम विचार करें
यह बात को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई देयर बाई वॉन्ट टू डिनोट द इंट्रिंसिक फैक्ट दैट बीइंग ह्यूमन ऑलवेज रिलेट्स एंड पॉइंट्स टू समथिंग अदर देन इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि मैं ये बात समझाने को प्रयास करूँगा कि मनुष्य के अंतर्निहित वाकई अंदर कुछ ऐसी एक गुणवत्ता रही भई है कि जाके कारण वो जा परिवेश में, जहाँ भी जा वातावरण में वह को अस्तित्व है, वह अस्तित्व के सभी बिंदुन सु कहीं वो रिलेट करना चाहे, वो अपने आप को कहीं समझना चाहे, उनके रिलेशंस में मात्र वाके एकाकी अस्तित्व में वाकी कहानी पूरी नहीं हो जा रही है, पर उन सारे बिंदुओं से भी वो अपने आप को जोड़ना चाहे। बेटर टू से समथिंग और समवन। और ये जो वाकी रिलेट करने की जो खोज है, अपने आप को कहीं अनुबंधित कर देने की, कहीं जोड़ देने की जो वो खोज है, वो या तो समथिंग में है या समवन में है, ऐसी कहीं कोई बात है। That is to say, rather than being concerned with any inner condition, अपनी केवल आंतरिक जो अपनो वाको आंतर मानस है, वाके अंदर रही भाई जो मन की दुनिया है, वाके अतिरिक्त बी इट प्लेजर और होम्योस्टेसिस, फिर वो वाके अंतर मानस में रहो भयो मात्र सुख की खोज होए या अपने आप के को संतुलन देने की एक खोज होए। मैन इज ओरिएंटेड टुवर्ड द वर्ल्ड आउट देयर। मनुष्य अपने आप को अपने परिवेश, जो जागतिक परिवेश है, जो परिदृश्यमान ये परिवेश है, परिदृश्यमान यानी जाको अपन अपनी इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं, या परिदृश्यमान परिवेश को या पूरे वातावरण को, एनवायरनमेंट को वो वाकी उपेक्षा नहीं कर सके। कहीं ना कहीं वाको अपने आप को या वातावरण के संग या परिवेश के संग जोड़ना है, अपने आप को वाको समझना है कहीं ना कहीं। He is interested in meanings to fulfill and in other human beings. And within this world, he is interested in meanings to fulfill and in other human beings. और ये अपने परिवेश में और जहाँ जिन लोगों से वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, अपने आप को अनुबंधित, अपने आप को जोड़ पा रहे हो, या सारे परिवेश में जड़ और चैतन्य दोनों के परिवेश के अंतर्गत रहते भय वाकू कहीं अपने आप की सार्थकता खोज लेने की भी एक भूख है वाके अंदर। By virtue of what I would call the pre-reflective ontological self-understanding, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गए, तो लेखक कह रहे हैं कि by virtue of what I would call the pre-reflective, वो कहें कि एक ऐसी क्षमता अंदर रही है मनुष्य के अंदर, जाको बहुत स्पष्ट डिफाइन नहीं किया जा सके, जाको कहो नहीं जा सके, लेकिन जापे जब कहीं सायास, आयास सहित, प्रयास सहित जब सोचो जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री रिफ्लेक्टिव। वहाँ पे कहीं विचार पूर्वक जब चिंतन किया जाए, या अर्थ में ही ध्यान रखियो, विचार पूर्वक चिंतन के अर्थ में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि चिंता कापि न कार्या निवेदित आत्म भी ही कदापि इति। वो चिंता शब्द है ना, एग्जैक्ट यही फॉर्म में आया है, माइंड वेल। आयास पूर्वक, प्रयास पूर्वक चिंतन करनो इज चिंता, चिंता कापि न कार्या में। और वो ही चिंता जो है, चिंता संतान हंतारो, या में भी रहे भयो है। बाय द वे ये रिफर करके रखियो शांति से। तो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी आयास पूर्वक चिंतन की क्षमता मनुष्य के अंदर कहीं रही भई है। वो चाहे कि न चाहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु पे वो अनचाहे भी, अचेतन रूप में भी कहीं आयास पूर्वक चिंतन के मार्ग पे, जो जैसे
फिसलनी हो वह खिसलनी की तरह वहाँ पे फिसल जाए। वो अपन बैठें, बच्चाएं खिसलें कि नहीं है? वो तुम्हारी गुजराती में लपसनी, भाई मेरे हिंदी में लपसनी यहाँ नहीं आएगी, खिसल नहीं आएगी वो। तो वहाँ पे बैठेंगे जब अपन, तो वहाँ से बैठते ही जैसे स्लाइड अपन को नीचे ले आवे, ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ पे, चाहे अनचाहे मनुष्य व खिसलनी पे चिंतन की सायास चिंतन में कहीं ना कहीं व्यस्त हो ही जाए। वो कहीं ना कहीं सोचने लगी जाए कि आखिर में को मतलब क्या है। बहुत खूबसूरती से ये बात कही है लेखक ने। बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट आई वुड कॉल द प्री रिफ्लेक्टिव ऑन्टोलॉजिकल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ऑन्टोलॉजिकल मतलब मैं क्या हूं और क्यों हूं, और मैं यहां हूं तो क्यों हूं, और मेरे यहां होने को कारण क्या, मेरे अस्तित्व को कारण क्या। ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। इन अस्तित्व संबंधी विचारन के समझ वाकू लेनी है या अंडरस्टैंडिंग के लिए ही नोज दैट ही इज एक्चुअलाइजिंग हिमसेल्फ प्रिसाइजली टू द एक्सटेंट टू विच ही इज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ। बड़ी खूबसूरत बात लेखक ने कही है। लेखक कह रहे हो कि या जब चिंतन में, ऑन्टोलॉजिकल चिंतन में, जब अपने अस्तित्व के चिंतन में मनुष्य जाए तो वो दोनों बिंदुओं को समझ सके है कि शायद कहां मुझको जानो चाहिए और शायद कहां मैं नहीं जा पा रहे हूं। ये मेरा भावानुवाद है, हाँ, जस्ट ए फ्लोइंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन नहीं है मेरा, क्योंकि ट्रांसलिटरेशन करूंगा तो बहुत ख्याल तुमको नहीं आ पाएगा। Himself, self-understanding, he knows that he is, अब यह बात को समझ सकोगे, he is actualizing himself, actualize करना अपन को जहाँ जानो चाहिए तो himself precisely to the extent, और उतना ही अंश में to which he is forgetting himself। कहाँ वो अपने आत्मविस्मृति के भूल भुलैया में घूम रहे हो है, और कहाँ वो अपनी आत्म संस्कृति की रास्ता को खोज रहे हो है। आत्मविस्मृति और आत्म संस्मृति, सोचनो आत्मा की रास्ता पा लेनी सही स्वयं की अस्तित्व की, तो आत्म संस्मृति और आत्मविस्मृति की दोनों कहीं ना कहीं चक्कर में वो घूम तो रहे हैं। अब या अनुवाद को या तरीके से नहीं फ्लो करेंगे ना तो अपन को कुछ नहीं पकड़ में आएगा। Which he is forgetting himself, and he is forgetting himself by giving himself, be it through serving a cause higher than himself or loving a person other than himself. Truly, self-transcendence is the essence of human existence, and therefore, जब वक्त वो अपनी भोगवाद की आत्मविस्मृति से निकल पावे और निकल के कहीं सार्थकता में अपने आप को खो देना चाहते होए, वो बिंदु मनुष्य के आत्मबोध का बिंदु है कि जहाँ भोगवाद की आत्मविस्मृति से निकल के अपने आत्म संस्मृति से, अपनी आत्म संस्मरण से पुनः कहीं कोई रचनात्मक, कहीं ना कहीं कोई निर्माणात्मक, कहीं ना कहीं उच्च दिशा के कोई हेतु में जब वो अपने आप को गंवा दे रहे हो, खो दे रहे हो, एक जगह से खोने को वाने अपने आप को पाने को प्रयास करे, और अपने आप को पाके पुनः एक जगह दूसरी जगह जब वो खो दे रहे हो, वो वाकई ग्राफिक लाइन की एक सारी यात्रा है कि कहीं कोई हेतु को वो पा ले रहे हो, अपने आत्मघात के, आत्मविनाश के भूल भुलैयान में से निकल के कहीं वो अपने आत्मविकास में पुनः अपने आप को, जाकू के ना रचियो पचियो तमें को, वहाँ वो अपने आप को जहाँ कहीं खो दे रहे हो है, अपने आप को आत्मसात कर दे रहे हो है, करके वो कह के एज लॉन्ग एज अ मोटिवेशन थियरी pivots on the will pleasure, as we could rename the Freudian pleasure principle, or on the Adlerian striving for superiority, it proves to be a typical representative of so-called depth psychology. वो कहे कि जब तक हमारे चिंतन की धुरा एक्सल होए ना, वो एक्सल पे जो पहिया घूमे, वो पहिया घूमे वहाँ पे, वह को पिवट के में अंग्रेजी में, तो वो वहाँ पे जब वहाँ पे जो
पहिया जो घूम रहे हो है धुरा पे, वो धुरा पे घूमने वालों पहिया जब तक विल टू प्लेजर और विल टू सुपीरियरिटी इन द सेंस ऑफ विल टू होम्योस्टेसिस, वो सुपीरियरिटी को होम्योस्टेसिस के अर्थ में कह रहे हैं, अगर उन दोनों पे घूम तो रहेगो तो याकू अपन वर्गीकरण करने के लिए वो लेखक कह रहे हैं खुद कि अपन कहें कि ये डेप्थ साइकोलॉजी है, मतलब नीचे की साइड है ये। अपन याकू थोड़ा स्पेस में समझने को प्रयास करें कि एक नीची और एक ऊंची, यही लिए अपने संस्कृति में भी निम्न गति और उच्च गति ये दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, तो यह बात को अपन समझ सकें कि ये लेखक क्या कहना चाह रहे हो। एज लॉन्ग एज ए मोटिवेशन थियोरी पिवट्स on the will to pleasure, as we could rename the Freudian pleasure principle, or on the Adlerian striving for superiority, it proves to be a typical representative of so-called depth psychology, which takes into account the so-called higher aspirations. उनके सामने, उनकी तुलना में अपन हायर एस्पिरेशंस को देखने को प्रयास करें of the human psyche, not only man seeking pleasure and power but also his search for meaning. It was Oscar Pfister who recommended to move in such a direction when he, as early as in 1904, pointed out that more important in comparison with depth psychology is the recognition of that spiritual height of our nature which is as powerful as its instinctual depth. जो प्लेजर प्रिंसिपल और होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल है वो नीचे की बात है, लेकिन जैसे इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्चुअल है, अपने अंदर जन्मी है ये चीज, सहज स्वाभाविक, क्योंकि अपनी इंद्रियों की गति जो है वो हमेशा भोग्य पदार्थ की तरफ ही जाएगी, करके अपने उपनिषद बतावें कि परांचिकानी व्यतरणोत् स्वयंभू। तो ये भोगवाद की जो प्रवृत्ति है अपने अंदर, ये जितनी महत्वपूर्ण है, इतनी ही महत्वपूर्ण अपने अंदर एक और अज्ञात एक सूत्र चल रहा है मनुष्य के अंदर है, और वो है अपनी रिकॉग्निशन ऑफ दैट स्पिरिचुअल हाइट, हमारी आत्मा की ऊंचाई को खोज लेने की भी कहीं, जैसे भोगवाद की जो नीचाई है, जो वाकई औंडो जो नीचे जाने की बात है, जैसे भोगवाद की नीचाई एक सत्य है, ऐसे ही आत्मवाद की ऊंचाई भी अपने आप में एक सत्य है, और ये दोनों ही मनुष्य में रही भाई। इन टुकड़ान को जोड़ते जाओगे ना तो एक पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा। थोड़ा सा अनुसंधान रखना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मेरी यात्रा माथो हिलवाने वाले कथाकारन के जो मिथ्या थोथे भाववाद में डाल करके उन मनुष्य को भटका में, वो मेरी पद्धति नहीं है। मेरी पद्धति श्री महाप्रभु के शब्दन तक पहुंचा देने की पद्धति है। वो यात्रा करनी हो सहर्ष में आधी रात को भी गाइड बनने के लिए तैयार हूँ। बाकी खोटी फीडबैक तुमको देने में मैं असमर्थ हूँ सर्वथा। इस सारे टुकड़ान को जोड़ते रहिए। I rather regard it as a prerogative and privilege of man not only to quest for a meaning to his life but also to question whether such a meaning exists at all. वो कह कि यही संदर्भ में, ये भोगवाद और आत्मवाद के संदर्भ में मैं ये मानूँ, आई रादर रिगार्ड एज अ प्रेरोगेटिव, ये मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्राथमिकता है, वाकई अधिकार में है, अधिकृत है वो या प्राथमिकता के लिए ये प्रायोरिटी वाकू मिली है, एंड प्रिविलेज, और याको वाकू एक अवकाश भी प्रदान किया गया है, वाकई सहज अधिकार में ये चीज़ दीनी गई है मनुष्य चेतना के, कि नॉट ओनली टू क्वेस्ट फॉर मीनिंग, अपनी सार्थकता को खोज लेने के प्रति ही वाकू ये अधिकार नहीं मिले है केवल, परंतु
ये सार्थकता वास्तव में वाकई जीव चेतना को मिली है कि नहीं, प्राप्त भई है कि नहीं, ये सोचने को अभिवा को अधिकार है। केवल खोज लेने की बात नहीं है, पर वेदर देयर इज अ मीनिंग देयर इन लाइफ और नॉट। अगर आउट देयर इन लाइफ देयर इज नो मीनिंग, देन द सर्च फॉर मीनिंग इज फ्यूटाइल, वो व्यर्थ है। यानी फिर से सुनो, आई रादर रिगार्ड इट एज ए प्रेरोगेटिव एंड प्रिविलेज ऑफ मैन नॉट ओनली टू क्वेस्ट फॉर ए मीनिंग टू हिज लाइफ but also to question whether such a meaning exists at all. No other animal asks such a question. No other animal asks such a question, not even one of Conrad Lorenz's clever grey goose does so, but man does. वो एक उपन्यासकार के उपन्यास की कहानी कह रहे हो कि वाको एक बहुत जो बुद्धिमान जो यानी बतख है, वो भी वह बात को नहीं पूछ पा रही है, लेकिन मनुष्य पूछे। ये जस्ट एक एलूड किया है मैंने। इन अ वे द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम में वेल बी कंसिडर्ड ए सोशियोजेनिक न्यूरोसिस। ध्यान दीजिए, शब्द है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ये सारी की सारी किताबें पश्चिमी सभ्यता में जन्मे और पले और पनपे व्यक्ति ने लिखी हैं। ये वो किताबें हैं कि जो एक नारकीय यातना सु मनुष्य और जाने हैवानियत को, शैतानियत को, जाने नंगो तांडव नृत्य जो है नृशंसता को देखो है, उन सब में सु निकले हुए इंसान हैं। या के शब्दन के अनुवाद करके अपन को अपने समझ लायक ये बनाने हैं, उनमें कहीं कोई थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिएगी। वो फ्लेक्सिबिलिटी रख के मैं ये ट्रांसलेशन कर रहे हूँ ताकि नेसेसरीली ये शब्द तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हो सकें, क्योंकि अपन कोई वियन्ना में बैठे भाई नहीं हैं, अपन कोई यहूदी नहीं है कि जिनने उतना वो वह प्रकार की नृशंसता भोगी है। या लिए उनके शब्दन को अपने संदर्भ में लाने के लिए मैं समझाने को प्रयास करूँगा। वहाँ में हो सके है कि अगर लेखक उपस्थित यहाँ हो तो वह को शायद कुछ अप्रियता लगती भी। So with due respect and due regard to the writer, I am taking this a little liberty on my part to make you understand. वो कह रहे हो कि जो अपना एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है, हमारे अस्तित्व की सार्थकता खोजने की ये जो हमारी घुटन है, ये घुटन समझने के लिए अपने घर में तुमने बच्चान को ऑब्जर्व किया है कि नहीं कभी? जब बच्चा को कोई सवाल सॉल्व नहीं होवे मैथ्स में, या कोई चीज़ जब वाकू याद नहीं होवे या वो समझ नहीं पावे, तो वाके अंदर एक झुंझलाहट पैदा होवे बच्चा के अंदर। वो झुंझलाहट को अगर तुम लोगों ने देखी हो ना, तो तुमको ख्याल आएगा जो 60 वर्ष के हो चुके हैं, 55-60 पे पहुंच रहे हैं, उनकी स्मृति धुंधली हो गई होगी, लेकिन मेरी स्मृति बहुत शार्प या बखत याली है कि मैं चंदा को ऑब्जर्व करूं। तो ये झुंझलाहट तुमने देखी होगी जिनने अभी हाल में बच्चान को बड़े करके 5-10 वर्ष ही भाई हैं जिनको, वो घुटन होवे ना, एक झुंझलाहट होवे। वो झुंझलाहट जो है बड़े लोगन में एक वैक्यूम बन जाए, कुंठा बन जाए कि जब कुछ समझ में नहीं आता हो, को तात्पर्य नहीं निकलता हो, ऐसी अस्तित्व खोजने की जो अंतर्हित कुंठा है। तो अस्तित्व खोज की अंतर्हित कुंठा, ये एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को अर्थ में कर रहे हूं। अस्तित्व खोज की अंतर्हित जो अपने अंदर रही भाई कुंठा है, घुटन है, जो मे वेल बी कंसिडर्ड ए सोशियोजेनिक न्यूरोसिस। बड़ी खूबसूरत लाइन कही है। वो कह रहे हो कि ये अस्तित्व की घुटन के कारण क्या हो गए, अस्तित्व के खोज की घुटन के बहुत से बार अपनो जो साइकी है, अपनो मन है ना, वो कुरेदने वाले, जो कष्ट देने वाले या यथार्थ नंगी वास्तविकता को सामने खड़े करने वाले प्रश्न जो हो ना, उनसे आंखें हटा ले वे अंदर ही अंदर। आंखें हटा ले वे ना, तो अपन उन चीज़न से बिल्कुल एक ये हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि ये चीज़ें अपने सामने नहीं हैं। असल में वो सामने ही हैं, पर अपनो मन जो है
अपने अंदर एक डिफेंस सिस्टम पैदा करे, वो डिफेंस सिस्टम वहाँ से अपने मन को डाइवर्ट कर दे और अपन रैशनलाइज करें, अपन ये रैशनलाइज करें कि अरे भाई सुबह से शाम तक करने के बहुत काम पड़े हैं, ऐसे फालतू के प्रश्न में क्या माथा डालना, ये अपना रैशनलाइजेशन है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने जीवन की सार्थकता पे जाके आधार पे अपनी दिनचर्या बननी चाहिए, वाकू अपन दिनचर्या के बहाने पे वह प्रश्न को अपन अंधेरे में रख देना चाह रहे हैं, ये अपना रैशनलाइजेशन है। तो अपने अनेक तरह के डिफेंस सिस्टम, अपने अनेक तरह के रैशनलाइजेशंस खड़े होने लगे, और वो खड़े जब होवे तो उनसे टोटली वो कह रहे हो कि क्या होवे कि विल बी मे वेल बी कंसिडर्ड ए सोशियोजेनिक न्यूरोसिस। न्यूरोसिस कहवे मन की एक ऐसी अस्वस्थ अवस्था जो अतृप्ति सु, वेदर वो अतृप्ति जस्टिफाइड है कि नहीं, मैं यह चर्चा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो हमारे अंदर रही भाई मनुष्य के अंदर घोर अतृप्तियां हैं, उन अतृप्ति के परिणाम स्वरूप जब हमारे मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ने लगे और वो अनेक तरह के सु प्रकट हो गए। यूजुअली वाको एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है आइसबर्ग की तरह, वाको डॉक्टर्स एक नाम दे पाए हैं, एग्जैक्ट वाको कोई नाम नहीं है डॉक्टर इनके पास भी, मनोचिकित्सक के पास में, और वो है डिप्रेशन। दैट इज डिप्रेशन। उनके पास कोई दूसरी या की डेफिनेशन नहीं है। आइसबर्ग की तरह जो नीचे जितना बड़ा हिस्सा है वाको वो डिप्रेशन कह पावे। ये डिप्रेशन बेसिकली बाइपोलर डिजीज भी यही को कहें कि घड़िक में गुस्सा में चलो जाए, घड़िक में व्यक्ति एकदम नरम हो जाए, अपन को लगे कि अरे कितना अच्छा इंसान है, 5-10 मिनट में ही फिर एकदम गुस्सा को चमका रहा है, वो एकदम फिर हाई शूट करे टेम्परेचर, कभी मारधाड़ करने लगे, कभी बहुत दीनता की बात करने लगे। ऐसे जितने भी व्यवहार के छोड़ हैं उनको एक या तरफ का एक्सट्रीम छोड़ और एक या तरफ का एक्सट्रीम छोड़ वाको बाइपोलर डिजीज कहा जाए। ऐसे अनेक प्रकार के चिन्हन में ये न्यूरोसिस बाहर निकलने लगे, और जब ये बाहर निकलने लगे यूजुअली जैसे टर्मिनल, बहुत सी जो कुछ टर्मिनल डिजीजेज हैं, जैसे वो टर्मिनल डिजीज लास्ट 2nd या 3rd स्टेज में ख्याल में आवे, जैसे मैलिग्नेंसी है 2nd 3rd स्टेज में यूजुअली बाहर आवे, नहीं तो ख्याल नहीं आवे, खुद को मनुष्य को ख्याल नहीं आवे। ऐसे ही ये भी जब ऑपरेटिव होती होवे अपन को ख्याल नहीं आवे। बहुत सारे लोग कंपल्सन डिसीज से पीड़ित हो जाएं, 5-5 मिनट में जाके हाथ धोने लगें, 5-5 मिनट में जाकर के शुद्धि करने लगें, ऐसे लोग बहुत सारे हों। ये भी अल्टीमेटली यही को परिणाम है। अपरस की एक जो क्रेज होए, वो बम्बई में मैं जाता तो बहुत पहले मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो वहाँ घाट के ऊपर हवेली में रुकता था मैं, श्री नवनीत लाल की हवेली में, वहाँ के पास, वहाँ फ़ोन है तो नहीं, तो वहाँ वो मंदिर के जो स्वामित्व हतो जिनको बा को, वो उन बा के नीचे एक फैमिली रहती थी, उनके यहाँ जाके अक्सर मैं फ़ोन करता था। तो उनको नाम केसर बहन हतो, लेकिन वो हते सौराष्ट्र के तो केहर बहन कहते उनको। तो उनके यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स आते, तो ड्राई फ्रूट्स भी पहले धोए जाते, बादाम धुलते, काजू धुलते, किशमिश धुलती, सब पहले धुलते और धुल के फिर पीछे रखे जाते। और कहीं आड़े अवड़े अगर कोई कुर्सी वहाँ पे या कबाट पे या कहीं और आगे पीछे रख दी और उनकी नज़र पड़ गई तो फिर वो छू जाता, फिर वो निकाल दिए जाते। एक बहुत पहले समय में एक महाराष्ट्री मथुरा में विराजते थे, वो लकड़ी धुलवाते भट्टी में जलाने की, उनकी लकड़ी भी यमुना जी में धुल के आती और फिर लकड़ी भट्टी में लगती। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार। अब महाराष्ट्री को विषय यदि अपन थोड़ा अलौकिक कह दें, वहाँ को अपन में लौकिक प्रक्रिया है, वो ऐसे लौकिक अलौकिक रूप में काफ़ी प्रक्रियाएं चलती रहें, पर ये सारी की सारी चीज़ें ये सोशियोजेनिक हैं। समाज के फॉर्मेट में रहते भय ऐसे बहुत सारे अस्वस्थ असामाजिक लोग समाज में रह रहे हैं, जिनके कारण से समाज को संतुलन बिगड़ रहे है। ऑन द होल आपको समाज डिस्प्लेस्ड हो जाए, पूरी सोसाइटल जो अपना फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आउट ऑफ गियर हो जाए। ख्याल आया कि नहीं?
नो डाउट आवर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी इज आउट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन नीड्स। अब देखो इमीडिएटली उन्होंने बहुत बड़ा सेंटेंस कहो, बहुत महत्व का सेंटेंस कहो कि नो डाउट, क्योंकि ऐसे जो साइकोजेनिक सोशियोजेनिक जो इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं, यानी समाज में जन्म्यो भयो, सामाजिक स्तर पे जन्मो भयो जो इम्बैलेंस है, क्योंकि एक परिवार में अगर 2 व्यक्ति या एक व्यक्ति न्यूरोसिस से पीड़ित हो गया, आप समझो कि वह परिवार को की पूर्णाहुति हो गई। ये जो पूरा सेटअप है, यद्यपि यह इंडस्ट्रियलाइज जो सोसाइटी है अपनी, ये पिछले 100 वर्ष की, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इतने पैदा किए हैं कि प्रायः हर एक को अपना मन डाइवर्ट कहीं ना कहीं करने को कुछ ना कुछ साधन मिल ही जा रहे हो। नो डाउट आवर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी इज आउट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन नीड्स। मुझको हर पोर्शन ऐसे छांट के जोड़ने हैं कि जो तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट बन जाए। ऑल ह्यूमन नीड्स एंड इट्स कंपेनियन कंज्यूमर सोसाइटी, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं वो और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतने व्यापक रूप से हो रहे हो ये सब काम कि प्राय सबकी कहीं ना कहीं नीड पूरी हो रही है, इन द सेंस कि वहाँ को मन डाइवर्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं वहाँ को मन लग रहे हो वहाँ में, इज इवन आउट टू क्रिएट एवर न्यू नीड्स टू सेटिस्फाई। लेकिन दुर्भाग्य या कोई ये है कि जितने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं और उनको जितने उपभोक्ताएं कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम कर रहे हैं, इन इट्स टर्न वो कंज्यूमर्स जाने अनजाने उनके अंदर पुनः और वा प्रकार के प्रोडक्ट्स की भूख बढ़ती चली जा रही है। अब पूरा पढ़ के सुनाऊंगा को सुनियो। नो डाउट अवर इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी इज आउट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन नीड्स एंड इट्स कंपेनियन consumer society is even out to create ever new needs to satisfy, but the most human need, the need to find and fulfill a meaning in our lives, is frustrated by this society. माइलस्टोन स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हो कि ये सारे जो उपभोक्तावाद की अंधी भाग दौड़ चल रही है, या में मनुष्य की एक सच्ची जो नीड है वो फ्रस्ट्रेट करी जा रही है, वह को कुंठित कर दिया जा रहे है, और वो मनुष्य की ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो या की नीड है, या की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है अपने आप को पहचान जाने की, अपने आप को सार्थकता दे देने की। वह नीड को ये इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी और ये इंडस्ट्रियलाइज डेवलपमेंट और ये कंज्यूमर सोसाइटी, ये दोनों जो पूरक एक दूसरे के पूरक अंग हैं, ये दोनों मिलके वह के साथ डेवास्टेशन प्ले कर रहे हैं, वह को बहुत ज़्यादा कुंठित करते चले जा रहे हैं। In the wake of industrialization, urbanization tends to uproot man from traditions. ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जो बढ़ती चली जा रही है हर क्षेत्र में अंधाधुंध, जैसे टिड्डीन को दल आवे और खेत के खेत साफ कर जाए, जैसे टर्माइट सारे घर को जीम जाए, ऐसे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहे हो, और वाके कारण जो अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहे हो, जो नागरिक सभ्यता या वह असभ्यता कहो, वो नागरिक सभ्यता जो बढ़ती चली जा रही है, विकसित होती चली जा रही है, वो क्या कर रही है? टेंड्स टू अपरूट मैन, वाने मनुष्य को अपनी परंपरांसु और अपनी संस्कृति से उखाड़ के फेंक दिया। आज तुम्हारे बच्चाएं घर के बाहर जाते हुए भी जैसी गोखलेश करने के लिए कितने तैयार हैं। मनसू या बात को विचार करियो। गांव की वो संस्कृति थी कि तुम अपने घर से पानी भरने के लिए या कपड़ा धोने के लिए निकलते थे तो तालाब या नदी तक जाते जाते कम से कम एक माला तुम्हारी पूरी हो जाती जैसी गोखलेश की। वो संयुक्त कुटुंब में रहने की कहीं कुछ लाभ हते। संयुक्त कुटुंब रहने में ये समस्या कभी नहीं आती थी कि ठाकुर जी घर से बाहर पधरा दें, लेकिन आज घर घर में ये समस्या है कि अगर वह घर में सौभाग्य से ठाकुर जी हैं तो दुर्भाग्य से उनकी सेवा करने वालों अवसर पे कोई नहीं है। ये कृष्ण सेवा के संदर्भ की चर्चा चल रही है, ये कोई विदेशी पढ़ाई नहीं चल रही है, ये याद करते रहियो हमेशा। uproot man from traditions and to alienate him from those values which are transmitted by the traditions। परंपरा सु सांस्कृतिक जो मूल्य अपन को मिले हैं, मनुष्य को मिलते रहे थे आज तक, उनसु
या नई सभ्यता ने मनुष्य को एलिनिएट कर दियो, वा को दूर करके पटक दियो। वा आज हमारे पास संस्कृति सु आती भाई, हमारे सांस्कृतिक जो हमारा पूरा को पूरा जो एक सेटअप आता हो, वह सेटअप में सुन मिलती भाई स्वाभाविक रूप से हमारे पास हमको जो हमारे उत्तर यानी उत्तराधिकार में जो आते हुए हमारे जो मूल्य हते वो सब खत्म हो गए, उनसे हम इतने दूर हो गए कि आज हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। Understandably, it is in particular the younger generation who is most affected. Who is most affected by the resulting feeling of meaninglessness. यंगर जनरेशन के पास ऐसी कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है कि जासू जीवन में कहीं निर्माण या रचना हो सके। स्पेंड नॉट 6-8 hours बिफोर योर टीवी, just in front of your TV, it's all useless. Similarly 8 घंटा 10 घंटा तुम कंप्यूटर में डाल दो, it's all meaningless again. वायर्ड जनरेशन या को कहो जा रहे हो है, क्योंकि वाकई दोनों कानन में वो वायर घुसे ही रहे हैं वाकई म्यूजिक के। वह वायर्ड जनरेशन की परिस्थिति देखो, विभीषिका वाकई भयानकता इतनी तगड़ी है कि जब वो बाहर चल रहे हो है, न चलने में वाको चित्त कहीं आधो लग पा रहे होए, न संगीत एट द सेम टाइम सुन पा रहे होए, न संगीत को रेलिश कर पा रहे होए, न अपने आप के हेतु को वो सर्व कर पा रहे होए कि कर क्या रहे होए। वो बाइफरकेटेड हो गए, डिकोटोमाइज्ड हो गए। आधो ध्यान चलने में, आधो ध्यान म्यूजिक में, आधो ध्यान कहीं और है, आधो ध्यान कहीं कुछ और में जा रहे होए, डिकोटोमाइज्ड हो रहे लोग। मैं देखूं कि जब ट्रैक पे चलें तो चल रहे हों ट्रैक पे, पर ध्यान उनको श्वास पे नहीं है कि जो श्वास उनको डिसिप्लिन्ड वे में ब्रीदिंग सिस्टम उनको चलना चाहिए। क्योंकि बात चल रही है स्टॉक एक्सचेंज की कि आज कौन सी स्क्रिप्ट चल रही हैं और कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो हो रही हैं। यह परिस्थिति है मनुष्य की, इतना डिकोटोमाइज्ड है आज को मनुष्य। सबसे बड़ी दुर्घटना यह हो रही है कि वाने अपने आप के अंधी दौड़ में इतना डाल लियो है अपने आप को कि वाकू अपने खुद के लिए सोचने को समय नहीं रहे हो। और याकू क्या कहे जा रहे हो, विकास। क्योंकि हमको 6 डिजिट इनकम अर्न करनी है, क्योंकि 6 डिजिट इनकम अगर इनकम नहीं अर्न होगी तो हम सुख से जी नहीं पाएंगे। वह सुख की एक काल्पनिक सुख को प्राप्त करने की भाग दौड़ में सुबह से उठ के रात को सोने तक सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी। यह आधुनिक सभ्यता के विकास हैं आपके। क्या कह रहे हो, देखो वो आगे कि यंगर जनरेशन हु इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ मीनिंगलेसनेस एज कुड बी एविडेंस्ड बाय एम्पेरिकल रिसर्च। यानी कॉज एंड इफेक्ट की जो बिल्कुल सामने रही भाई, बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना के आधार पे जो निर्णय किया गया है वह एम्पेरिकल क्या में, ऐसी एम्पेरिकल खोज के आधार पे ये सिद्ध कर दिया गया है कि आज को यंगर जनरेशन पूरा मीनिंगलेसनेस में घूम रहे हो। या कि कहानी लंबी कहतों में, लेकिन आज कुछ मुझको और भी बात करनी है। मैं तुमको 1960 के तबक्का में जो वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका की मीनिंगलेसनेस शुरू भई, और आज तो बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग उन शब्दन को भूल गए हैं, लेकिन जो एक हिप्पी मूवमेंट चले हो तो जाको अपन ने हिप्पी कही, क्योंकि वो हिप्पी मूवमेंट को मूल क्या हतो, क्यों वहाँ की कला अमूर्त बन गई, क्यों वहाँ को संगीत जो है क्लासिकल सु ब्लूज और जाज के बाद ये आज मेटल तक, और ये जो पूरा को पूरा मूवमेंट आयो, ये संगीत की कहानी तुमको बता तो कि संगीत कैसे डेवलप भयो वहाँ को। ये आज 1960 से लेके क्यों कपड़ान के एटिकेट निकल गए, जो वहाँ के कपड़ान के जो यूरोप के और अमेरिका के एटिकेट हते वो सब कुछ सब बंधन तोड़ दिए गए। खान पान, उठने बैठने, सगे संबंध, आचार विचार, ये जितनों भी जीवन को पूरा जो सामाजिक ताना बाना हतो, जो पारिवारिक ताना बाना हतो, सब छिन्न भिन्न होकर रह गए। ड्रग एडिक्शन वह बखत प्रोलिफेरेट भयो, वह बखत ड्रग एडिक्शन बढ़ो। ये अमेरिका की कहानी मेरे से सुनो बैठ के कोई दिन।
और वाकई पैटर्न्स खबर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य चेतना बिखरती गई, वाकई रहन सहन, कपड़ा लत्ता, संगीत, कला, सब की चॉइस में बिखराव चलता चलो आयो। वाकई खुद के मूल्यन की मूर्तिमानता, वाकई मूर्तिमत्ता जब खंडित होती चली गई तो कला में भी अमूर्त कला पैदा हो गई, वाकई संगीत में भी अमूर्तपनो आ गया, सब में अमूर्तपनो चलता चलो आया। ये कैसे कहानी बनी? ये कहानी जानने जैसी कहानी है, जाके कारण वो जो 60s से लेकर के ऑलमोस्ट लेट 70s तक में, वो लगभग जो 20 वर्ष तक को जो एक मूवमेंट चले हुआ ने दुनिया के सारे आधार बदल दिए। 1980 के बाद की दुनिया कुछ अलग हो गई, जहाँ दुनिया में आज अपन खड़े भये 2010-11 में। मोर स्पेसिफिकली, such phenomena as addiction, drug addiction, aggression and depression are in the final analysis due to a sense of futility। क्योंकि मनुष्य के पास जीवन की सार्थकता वाके हाथ में से खो गई, पतंग की तरह, कटी पतंग की तरह सार्थकता वाके हाथ में से निकल गई, यानी ये केवल थोथापन, निरर्थकता वाके हाथ में रह गई। जैसे अनाज निकल जाए जब, तो बाकी जो चोकर बचे वो भूसा बचे, केवल वो कुछ नहीं बचे, वो थोथो जो चोकर हतो वो तुम्हारे हाथ लग गए हो, बाकी अनाज के जो दाने, जो पौष्टिक दाने हते वो दाने अपने हाथ से निकल गए। Who is most affected by the resulting feeling of meaninglessness, as could be evidenced by empirical research? More specifically, such phenomena as addiction, aggression and depression are in the final analysis due to a sense of futility. Again, to restrict myself to one quotation of the drug addicts studied by Stanley Krippner, things seemed meaningless to not less than 100%। मनुष्य को केवल थोथापन वाके जीवन में व्याप्त हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिमांड क्वालिटीज रिस्पेक्टिवली एज दे आर इनहेरेंट इन ए गिवन सिचुएशन। कोई भी एक परिस्थिति विशेष में हमारे ऊपर आवश्यकता की परिस्थिति, क्या आवश्यक और अनिवार्य घटित हो तो चलो जा रहे हो हमारे रिलेशन में, वो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, और वाके साथ ही जो हमारे सामने हमारी खुद की इंडिविजुअल व्यक्तिगत परिस्थिति में जो हमारे जीवन से जुड़ी भई मांगन को जो आकार है, तो हमारे जीवन से जुड़ी भई मांगन को आकार और हमारे ऊपर हमारी परिस्थिति में जो आवश्यकताएं हैं उनको दबाव, इन अदर वर्ड्स आवश्यकताओं को दबाव, और हमारे संदर्भ में जो मांग है हमारे जीवन की, उन मांगन की जो यथार्थता हमारे सामने खड़ी भई है। दो बात, आवश्यकता को के दबाव और जो डिमांड्स खड़ी भई हैं हमारे ऊपर, हमारी परिस्थिति की कुछ आवश्यकताएं बन रही हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और इमीडिएटली कुछ बातें सामने खड़ी भई कि अगर आज या कुछ सेटल नहीं किया हो, आज ही कहीं कुछ बिगड़ जाएगा। आज बच्चा की फीस भी भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी को बिल देना है, वो फिर कंप्यूटर से भरे हैं, जाके भरें, और व्हीकल टैक्स जो हमारा पड़ो भयो है पेंडिंग, वह व्हीकल टैक्स को भी देना है, नहीं तो अभी चौराहे पे जाकर के यूनिफॉर्म में खड़ो भयो 100 रुपया वसूल कर लेगा। नोबडी कैन डिनाई ऑल दीज थिंग्स। इन फैक्ट, ईच लाइफ सिचुएशन कॉन्फ्रंटिंग अस प्लेसेस ए डिमांड ऑन अस। जब हमने आवश्यकताओं को दबाव और मांगन को यथार्थ समझ लियो अपने संदर्भ में, तो वह संदर्भ में कह रहे हो कि इन फैक्ट ईच लाइफ सिचुएशन कॉन्फ्रंटिंग अस प्लेसेस ए डिमांड ऑन अस।
जीवन की हर परिस्थिति कहीं ना कहीं हमसे कुछ मांग कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आवश्यकता को कोई दबाव ला रही है। हर परिस्थिति हमारी, हर इंडिविजुअल की, आज जितने अपन यहां बैठे भए हैं, अगर यहां अपन 101 व्यक्ति बैठे भए हैं, अगर 61 व्यक्ति बैठे भए हैं, अगर 80 व्यक्ति बैठे भए हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी एक सिचुएशन है और हर सिचुएशन को, एक दबाव को सिंड्रोम अलग है और एक डिमांड को सिंड्रोम अलग है। क्या ला रहे हो? In fact, each life situation confronting us places a demand on us, presents a question to us, a question to which we have to answer by doing something about the given situation. कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों को सुलझाने की बात हमारे सामने निरंतर खड़ी हुई है। Thus, the perception of meaning differs from classical concept of gestalt perception insofar as the latter boils down to suddenly becoming aware of a figure on a ground, whereas the perception of meaning as I see it could be defined as suddenly becoming aware of a possibility against the background of reality. वो कह रहे हुए कि ये जो यथार्थ है हमारे ऊपर, आवश्यकता के दबाव को और मांगन के यथार्थ को, डिमांड्स को, ये हर सिचुएशन में जो बदल रहे है, याकू एक वैचारिक स्तर पे या के यथार्थ को खोज लेने की बात जो कर रहे हैं, उनको वो मुबारक होए। मैं ये मान रहा हूं कि ये जो आवश्यकता के दबाव हैं, ये जो मांगन की रियलिटी है, हर मनुष्य की अपनी सिचुएशन में, इन सिचुएशन को एज आई सी इट कुड बी डिफाइंड एज सडनली बिकमिंग अवेयर ऑफ ए पॉसिबिलिटी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ रियलिटी। मात्र वैचारिक ककून में जाके, आइवरी टावर में बैठ के हम नहीं खोज सके। It goes without saying that we psychiatrists cannot tell a patient what a situation should mean to him. वो कह रहे हो कि ये एक यथार्थ है कि हम मनोचिकित्सक कभी मनुष्य को ये नहीं बता सकेंगे कि कोई एक विशेष परिस्थिति वाके सामने जो आ रही है, जाकू वह सामने फेस कर रहे हो, वह जा परिस्थिति को प्रत्येक व्यक्ति जिन जिन परिस्थितियों को सामना कर रहे हो, वो परिस्थितियों के क्या मीनिंग निकलने चाहिए, वो तो वह व्यक्ति को ही खोज लेने हैं। कोई दूसरा अन्य व्यक्ति, भले सु एक ट्रेंड चिकित्सक होए कि जाने ट्रेनिंग लेनी है, वो चिकित्सक भी नहीं बता सकेगा। इवन लेस इज इट पॉसिबल टू टेल हिम वेयर इन ही शुड सी द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ एज अ होल। और ये और भी दूभर है कि वो अपने जीवन को यथार्थ कहां से और कैसे खोज के निकाल ले, ये बताना और भी दूभर है, मुश्किल है। फिर से सुनो या वाक्य को। इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी साइकियाट्रिस्ट्स कैन नॉट टेल ए पेशेंट व्हाट अ सिचुएशन शुड मीन टू हिम, इवन लेस इज इट पॉसिबल टू टेल हिम वेयर इन ही शुड सी द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ एज अ होल। कौन सी वस्तु में वह अपना जीवन खोज लेना, जीवन की सार्थकता खोज लेना चाहिए, ये और भी दूभर बात है, और भी मुश्किल बात है। बट वी मे वेल शो हिम दैट लाइफ नेवर सीजेस टू ऑफर अस अ मीनिंग अप टू इट्स लास्ट मोमेंट। लेकिन एक बात हम निश्चित वाकू कह सकें हर मनुष्य को कि जीवन, मनुष्य की जो चैतन्य की यात्रा है, ये चैतन्य की एक बिंदु से उठो भयो ये चिंगारी स्पार्क, जा बिंदु पे जाके ये चिंगारी विलीन हो रही है, वहां तक हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में ये जीवन एक ऐसी पहेली है, ये चैतन्य एक ऐसी पहेली है कि जो हर जगह संभावनाएं खोलते रहे। एक संभावना को तुम बंद करोगे, एक डोर को तुम बंद करोगे, माइंड इट वेल, नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ विंडोज खुल जाएंगे वह के साथ। एज सुन एज, वो एक ऑटो प्रोसेस है, एक विंडो तुमने बंद करी, अपने आप 2-4 विंडो खुल जाएंगी। एक संभावना की, अगर तुम कहीं एक संभावना को बंद कर रहे हो, एक संभावना को तुम यदि समापन कर रहे हो, तो कई संभावनाएं तुम्हारे सामने खुल जाएंगी। वह बात को कह रहे हो कि बट वी मे वेल शो हिम दैट लाइफ नेवर सीजेस टू offer us a meaning up to its last moment, up to our last breath. अंतिम श्वास तक कहीं ना कहीं कोई संभावना हमेशा मुस्कुराती भई अपने सामने खड़ी भई है। प्रश्न ये है कि हम
कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता से अपने जीवन के कौन से बिंदु पर या सार्थकता को खोज ले रहे हैं, ताकि रहो भयो जो यात्रा को क्रम है वो सार्थक होता चला जाए, वो मीनिंगफुल होता चला जाए। प्रश्न यह बात को है। बाकी मनुष्य तो अंतिम बिंदु तक खोज रहे हो करके। वो वृद्ध जो मेरे पास आए, वह दिन भी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ चल रही थी आज से 40 वर्ष पहले, 72 वर्ष की अवस्था में उनने ठाकुर जी पधराए, और कुछ यूं समझो कि वर्ष 1.5 वर्ष वो जी पाए। 72 वर्ष के वह अवस्था के वह मोमेंट पे सुनते, ग्रंथ सुनते सुनते, कहीं सन्यासीन के पास रह रहे थे वृंदावन में, बहक के वह केवल यात्रा करते आ गए। कुछ 5-10 मिनट मुँह को सुन लियो, मेरे सुनने में आकर्षण आ गया, बैठ गए, पूरा ग्रंथ सुन लियो और कही कि मुँह को ब्रह्म संबंध दो, मुँह को ठाकुर जी पधराओ। और 72 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ले गए। वो इतनी पूरे जीवन की, जब ये पूरी यात्रा को अंतिम दौर आया, वहां जाके भी वो संभावना खुल रही थी, मुस्कुरा रही थी, वह कुछ समझ सके वह क्षण। बट द अर्लियर इज द बेटर। Having convinced us that people are capable of finding meaning in their lives irrespective of gender, age, IQ, educational background, character structure, environment, and most remarkably also irrespective of whether or not they are religious. मनुष्य के सामने वाकी जीवन की संभावनाएं, वो स्त्री है या पुरुष है या कौन है, या प्रश्न सु हट के, वाकी उम्र क्या है या प्रश्न सु हट के, वाको बौद्धिक स्तर कितना है या प्रश्न सु हट के, वाको जो शिक्षा को शैक्षणिक वाको जो पृष्ठभूमि है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या सु हट के, और वाको व्यक्तित्व कैसा है, कैरेक्टर स्ट्रक्चर क्या है या सु हट के, वाको वातावरण क्या है या सु भी हट के, और मोस्ट रिमार्केबली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वेदर और नॉट दे आर रिलीजियस। प्रश्न ये नहीं है कि धर्म के टैग दिए जा रहे हैं, क्यों? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन टू विच दे मे बिलोंग। आज लोगन को धर्म नहीं बांटे जा रहे हो, आज पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप की तरह तुमको टैग बांटे जा रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुस्लिम हो। कोई को धर्म नहीं दिए जा रहे हो, क्योंकि देने को धर्म कोई के पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म संख्या पे नहीं चलो करे, धर्म व्यक्ति पे चलो करे। करके अगर व्यक्ति ढूंढेगो तो धर्म मिल पावेगो। यदि वाकू ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, संस्थागत स्तर पे यदि वाकू दियो जाएगो तो वो वाकू टैग मिलेगो, मेंबरशिप मिलेगी, वाकू धर्म नहीं मिलेगो। From this, it follows that there must be a meaning to life under any conditions. समझ गए? कहीं ना कहीं जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन में कहीं सार्थकता तुम्हारे आगे पीछे है। बात इतनी सी है कि जैसे शतरंज को सारो खेल तुम्हारे सामने होवे, पर प्रश्न यह है कि सामने वाले की चाल को तुम कितना विजुलाइज कर पा रहे हो और कितना पकड़ पा रहे हो। From this, it follows that there must be a meaning to a life under any conditions, even the worst conceivable ones. जो अत्यंत कष्टप्रद परिस्थितियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मनुष्य की सार्थकता की, वाकई जीवन की सार्थकता की, वाकई जीव चैतन्य को सार्थक बना देने की संभावना की किरण वहां भी कहीं ना कहीं फूट रही है। But how shall we explain this finding which so much contradicts the ubiquitous feeling of meaninglessness? बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है लेखक ने। वो कह रहे हो कि लेकिन हम यह खोज को कैसे समझा पाएंगे, ये खोज कैसे करनी चाहिए, ये खोज क्या है, या को हम कैसे समझा पाएंगे? क्यों? क्योंकि जो यूबिक्यूटस फीलिंग ऑफ मीनिंगलेसनेस है, यूबिक्यूटस यानी सर्वव्यापी, जो यूबिक्यूटस मीनिंगलेसनेस व्याप्त हो रही है हमारे समाज में, या बखत जो 50 वर्ष से जो सामाजिक ढांचा डेवलप भयो है, वह में हर मनुष्य तुम देखो अपनी मीनिंगलेस, मीनिंग
फुलनेस गंवा रहे होए, वो अपनो सार्थकता गंवा रहे होए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने उदर पोषण या अपनी जीविकोपार्जन के लिए ऐसे जगह बंधे हुए होए कि जाके साथ वाको कोई ताल्लुक नहीं है। सारो ताना बाना कैसो डायबोलिक खड़ो कियो गयो, कैसो पैशाचिक खड़ो कियो गयो है कि सारो तंत्र आज हर मनुष्य कह रहे हो कि हमको चॉइस स्वतंत्र है, हमारे पास चॉइस है, लेकिन हर मनुष्य अपने आप में कहीं ना कहीं परतंत्र है। जब इंडस्ट्री चला रहे हो, अगर धंधा कर रहे हो, तो धंधा की 25 कंपल्सन्स तुमको दबा रहे हैं, 25 वाके दैत्य तुम मुंह फाड़े खड़े भय अजगर के कहां तुमको निगल जाए। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के 25 कंपल्सन्स तुमको दबा रहे हैं, वहां से निकल के घर आ रहे हो तो परिवार की जो डिमांड्स हैं वहां की कंपल्सन्स तुमको कहीं दबा रहे हैं। अगर तुम शौक मौज के लिए जा रहे हो तो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी तुम्हारे सामने एडवर्टाइजमेंट के दैत्य का मुंह फाड़े खड़ी भई है कि लेनो चाह रहे हो कुछ और तुमको डाइवर्ट करके धक्का देके दियो जा रहे हो कुछ और, तुम दिंगमूढ़ हो रहे हो। न कपड़ा पे तुम्हारी अपनी कहीं पसंदगी है, न तुम्हारी कोई और चीज की, जो जितनी भी तुम्हारी आवश्यकता के बिंदु हैं, तुम्हारे शौक मौज के जो बिंदु हैं, उन पे तुम्हारे कोई भी वर्चस्व नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी चॉइस नहीं है। यू आर अनेबल टू मेक योर चॉइस बिकॉज योर चॉइस इज मेड राइट फ्रॉम द आउटसाइड द एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड। कैसी गुलामी को चक्र चल रहे हो, तुमने यहां पे विचार किया है कभी? यह बात को समझा रहे हैं कि कैसे बता पाएंगे? वेल, इफ वी इन्वेस्टिगेट हाउ द मैन इन द स्ट्रीट गोज अबाउट फाइंडिंग मीनिंग, इट टर्न्स आउट दैट देयर आर 3 एवेन्यूज दैट लीड अप टू मीनिंग फुलफिलमेंट। वो कह रहे हैं कि चलो हम एक या को मानदंड या मापदंड तैयार करें कि मैन इन स्ट्रीट, दैट मीन्स द कॉमन मैन, जो हम लोग बैठे भय हैं, ये कॉमन मैन के आधार पर हम ये शोधने को प्रयास करें कि क्या मीनिंग को खोजो जा सके, क्या सार्थकता के कोई खोजो जा सके। वाकई 3 माध्यम हो सके। कह रहे हैं कि फर्स्ट, डूइंग अ डीड और क्रिएटिंग ए वर्क। सेकंड, एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। इन अदर वर्ड्स, मीनिंग कैन बी फाउंड नॉट ओनली इन वर्क बट ऑल्सो इन लव। वो कह रहे हैं कि इट टर्न्स आउट दैट देयर आर 3 एवेन्यूज दैट लीड अप टू मीनिंग फुलफिलमेंट। सार्थकता को खोजने के 3 कुछ माध्यम हो सकें, मानदंड हो सकें। एक ये कि हम अपनी तात्कालिक कृति पे, इमीडिएट हमारी जो एक्शन है वहां पे हम ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी तात्कालिक कृति है वह तात्कालिक कृति पे हम ध्यान दें। दूसरी बात, सेकंड, एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। इन अदर वर्ड्स, मीनिंग कैन बी फाउंड नॉट ओनली इन वर्क बट ऑल्सो इन लव। या तो हम कोई ऐसे माध्यम को खोज लें कि जो माध्यम हमको कहीं हमारे अंदर एक निर्माण और रचना को पैदा कर रहे हो है, या हम कोई व्यक्ति से ऐसे जुड़ जाएं कि जा व्यक्ति में हम कहीं अपना एक सहज साथी ढूंढ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर इज द थर्ड एवेन्यू। वो कह रहे हैं कि लेकिन तीसरी बात ज्यादा महत्व की है, जहां पे ध्यान देना चाहिए, फेसिंग ए फेट वी कैन नॉट चेंज। जो स्क्रिप्ट हमारी बन चुकी है, जो स्क्रिप्ट हमारी मिल चुकी है, इस लाजवाब, इस ला इलाज मर्जे नसीबा का क्या इलाज, इस ला इलाज मर्जे नसीबा का क्या इलाज। ये जो नसीब रूपी मर्ज जो हमको रोग लग गए है राइट फ्रॉम द डे ऑफ अवर बर्थ, जो हमको मिले है, इस ला इलाज, या कोई इलाज नहीं कोई, इस ला इलाज मर्ज नसीबा का क्या इलाज। तहरीर नहीं होती है तब्दील आए ज़मीर। ये तहरीर जब स्क्रिप्ट लिख दी नहीं जाए ना विधाता के द्वारा,
फिर यहाँ में चेंजेस रेक्टिफिकेशंस नहीं होंगे, यहाँ में रेक्टिफिकेशंस नहीं आवे। तो कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ एवर इज द थर्ड एवेन्यू फेसिंग ए फेट वी कैन नॉट चेंज। एक ऐसी भाग्य की गति कि जाको हम बदल नहीं पावे। वी आर कॉल्ड अपॉन टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। हम क्या कर सकें, लेकिन जो कुछ भी स्क्रिप्ट हमको मिली है हम वो बेस्ट यूज कर सकें। वी आर कॉल्ड अपॉन टू मेक द बेस्ट ऑफ इट बाई राइजिंग अबव अवर सेल्व्स। समझियो, बाई राइजिंग अबव, जो कुछ भी हमारी नियति है वासु हम थोड़ो सो जल कमलवत ऊपर उठ सकें, जल कमलवत ऊपर उठ के एंड ग्रोइंग बियॉन्ड अवर सेल्व्स। और जो कुछ हमारे अंदर हमारो अस्तित्व है वह अस्तित्व को हम कहीं अपनी सीमांशु ऊपर उठा के कुछ असीम सु जोड़ दें। ये सीम और असीम की जो कहानी है वह के साथ कहीं कुछ तंतु हमारे भी जुड़ जाए। या ये कह रहे हैं कि फेसिंग ए फेट वी कैन नॉट चेंज, वी आर कॉल्ड अपॉन टू मेक द बेस्ट ऑफ इट बाई राइजिंग अबव अवर सेल्व्स एंड ग्रोइंग बियॉन्ड अवर सेल्व्स। हमारे खुद के अस्तिपने सु हम थोड़े ऊपर उठ के हमारी यह सीम होने को हम असीम होने तक कहीं एक तंतु से जोड़ दें। यह सीम को असीम से जोड़ देने वाली बात है, यह अणु को अनंत से कहीं जोड़ देने की बात है। अणु अपने आप में अपनी सीमान के कारण अर्थ नहीं खोज पा रहे हो, लेकिन अणु कहीं अनंत से जुड़ के बाकी अनंत की असीमता में अपनी सार्थकता को खोजने में निश्चित समर्थ बन पावेगा। एंड दिस इन ए वर्ड बाय चेंजिंग अवर सेल्व्स। या को सार क्या बता रहे हैं वो तीनों बातन को, एक हमारी कृति में कहीं सार्थकता होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए। दूसरों कि हम अपने आत्म ममत्व में विकृति पे नहीं पहुंच जाएं, हम विकृत न हो जाएं। या आत्म ममत्व सु हमको ऊपर उठ के कहीं दूसरी जगह सार्थकता खोजने को प्रयास करना चाहिए। और तीसरी चीज, जो नियति है हमारी, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह को स्वीकार करते भाई, हमारी स्क्रिप्ट को स्वीकार करते भाई, वासु जल कमलवत ऊपर उठ के और कहीं हम अपनी सीमान को असीम के तंतुन से जोड़ने को प्रयास करें। वी शुड गो बियॉन्ड अवर सेल्व्स। वो बियॉन्ड शब्द जो है ना, वो पूरी वासीम सु असीम के तारन को बता रहे हो। ये तीन बात कह रहे हैं वो। एंड दिस इक्वली होल्ड्स फॉर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेजिक ट्रायड। जैसे ये तीन सार्थकता खोजने के कोई माध्यम बन सक रहे हैं, सार्थक कृति, विकृत जो आत्म लगाव है, आत्म ममत्व है, वह विकृत आत्म ममत्व, और अपनी नियति के स्वीकार और वासु ऊपर उठने के जो ये तीन साधन हैं, इनके साथ ही हमको उन तीन जो पीड़ा के स्थल हैं उन सु भी हमको समझ के ऊपर उठना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एंड दिस इक्वली होल्ड्स फॉर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेजिक ट्रायड। ट्रायड यानी जहाँ तीन चीज मिली भई हों, ट्रेजिक यानी जो दुखद है, ऐसी दुखद परिस्थिति की ये जो त्रिविधता है, वो त्रिविधता क्या है? पेन, गिल्ट एंड डेथ। हमारे जीव चैतन्य को निरंतर जो जा हम पारिवारिक सामाजिक या जा परिवेश में है, वहाँ में जो निरंतर प्रतिकूलताएं आ रही हैं वो पेन है। जा परिवेश में जहाँ जैसे जा परिस्थिति में हमको अपनी नियति ले आई है, प्रश्न भूतकाल को नहीं है। भूतकाल सोचो जा सके, वो गांवन की बड़ी हरी भरी संस्कृति को सोच सकें, मन की कल्पना में 2-4-10 मिनट रह सकें, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपन या
बहुत ही यानी बड़ी बेचैन कर देने वाली यथार्थ में अपन रह रहे हैं या वक्त वर्तमान में। तो जो प्रतिकूलताएं हैं हमारे जीवन में, हमारे या जीव चैतन्य की यात्रा में आने वाली प्रतिकूलताएं जो हैं वो हमारे पेन हैं, और जो हम अनावश्यक रूप से अज्ञान से भरे होने के कारण बार बार अपराध भाव से पीड़ित हो जा रहे हैं, वह अपराध भाव की विकृति से भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने आप को अपन को अपराधी बना रहे हो, हर व्यक्ति बना रहे हो, ख्याल आयो कि नहीं? कहीं ना कहीं देखो, तुम अपने जीवन के दिनन को एनालाइज करो, 2-4-10 दिन को एनालाइज करो, कहीं ना कहीं कोई ये कहने वालों मिल जाएगा कि आवू ना था, आवू करवू જોઈએ, दे दी नहीं एक गिल्टी फीलिंग कि साले ग्लानी अनुभव कर तू मार। ये अपराध के हथौड़ाएं समाज के पास ऐसे। मेरी जरा कविता की पुस्तक लाओगे? ओरिजिनल डायरी भी है और वो भी है, वहां जेरोक्स भी है। अपन विक्टर फ्रैंकल को नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, अपन सिद्धांत मुक्तावली पे चल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा कोई शब्द काम को नहीं है जो महाप्रभु की वाणी से जुड़ के सार्थक न बनता हो। वो अपना काम नहीं, वो देवकी नंदन को रास्ता ही नहीं है। ये सब चीजें जितनी भी तुमको सुनाई है तुम अनुभव कर रहे हो, इनसे डिनाई नहीं कर सको तुम। इतनी बड़ी इतना बड़ा यथार्थ है, और यही में से हमको मीनिंग खोजना है। और वो मीनिंग तभी आ पाएगा कि जब महाप्रभु की वाणी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे अपन। ये हर दूसरे दिन सेवा में और सेवा की प्रवृत्ति में तुमको अपराध भाव दिलाने वाले लोग हैं ना, वो जा दिन महाप्रभु के आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक जगत की त्रिविधता को समझ के आगे बढ़ोगे ना, वह दिन बहुत सारे निकल जाएंगे। 87 की ये कविता है मेरी। बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ, बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ, मतलब लोगों के अपने खुद के तरीका, अपने लोगों को, कविता में अपने पहले आ गए हुए, अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं। और वो अपने में जो अपन से जुड़े हैं वो भी ध्वनि है पाछे। बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं, बोझ में द्वेष अंतर का, बोझ में द्वेष अंतर का छुपा रहता। इस तरह जैसे सृष्टि में का अद्वैत, जैसे सृष्टि की विविधता में सर्वत्र परमात्मा छुपो भयो है, ऐसे ही जो बोझ डालने वाले लोग हैं ना, उनके अपने मन को द्वेष वहां में छुपे भयो। ये ध्यान रखियो। आवू केम ना करियो, आवू थाय ज नहीं तारा थी, वहां में वाको द्वेष है जो काम कर रहे हो, जो कहलवा रहे हो कि आवू ना थाय। बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं, बोझ में द्वेष अंतर का छुपा रहता। इस तरह जैसे सृष्टि में का अद्वैत, बंधनों से मुक्त किसी तरह जब हम में का कोई, बंधनों से मुक्त किसी तरह, समहाउ किसी तरह जब हम में का कोई अवकाश में उभर खुली सांस लेता है, तो आदर्श का हथौड़ा ले हम कर्तव्य का चौखट ठोंक देते हैं। जैसे कोई के चौखट पे जाके टकटका में नॉक करे ना, के कोई है ऐसे चौखट लेके के, अरे तेने खुली सांस ले लेनी, ये तेरे इतने तो कर्तव्य बाकी पड़े हुए हैं। आदर्श का हथौड़ा ले हम कर्तव्य का चौखट ठोंक देते हैं, द्विपाद में चतुष्पाद खोजते हुए। क्योंकि द्विपाद मनुष्य की तरह हम ट्रीट नहीं करना चाहें, वह को चतुष्पाद पशु की तरह ट्रीट करना चाहें। हर व्यक्ति अपने आप को मनुष्य समझे, पर जिन पर कर्तव्य को हथौड़ा चलावे उनको पशु ही समझे चतुष्पाद से। या मैं पीड़ा देखियो कवि हृदय की, हम में का कोई अवकाश में उभर खुली सांस लेता है, तो आदर्श का हथौड़ा ले हम कर्तव्य का चौखट ठोंक देते हैं।
द्विपाद से चतुष्पाद खोजते हुए सर पर रखने को। बोझ, बलिदान, त्याग और उत्तरदायित्व के ढेर चढ़ाने को बेचैन। बलिदान, त्याग, अरे તમને તો આ ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. બલિદાન ન કરે એના જીવનમાં ઉત્તમતા કેવી રીતે આવે? અરે पर बेटा तू तो बलिदान करके दिखा कहीं, तेने कितने बलिदान कर दिए, हमको तो तू बलि को बकरा बना ही रहे हो है. बलिदान, त्याग और उत्तरदायित्व के ढेर चढ़ाने को बेचैन सूक्ष्म स्मित लिए અને અંદર અંદર મુસ્કુરાઈ રહ્યા છે કે આહા कैसा दाव है, क्या पकड़े हो याकू. सूक्ष्म स्मित लिए भर देते हैं वह चौखट. એ ફ્રેમને આદર્શોથી અને મૂલ્યોથી પછી ભરાઈ દે છે કે બસ अब पी लो कर बेटा यार. यूं स्वतंत्र की उड़ान, वो अवकाश में जो स्वतंत्र उठना चाह रही थी मानव चेतना, यूं स्वतंत्र की उड़ान परतंत्र बन ऊपर उठने को लालायित घुट जाती है, जैसे उठता गुब्बारा दब फट जाता है. जैसे उठता गुब्बारा दब फट जाता है. देखा तुमने अपराध रहित या महीन, अपराध रहित, क्योंकि आपको क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं कह सको जब कोई कर्तव्य को डंडा ठोक रहे हो तो आपको क्रिमिनल बता नहीं सको. एग्जैक्टली ये क्रिमिनल एक्ट है. देखा तुमने, देखा तुमने अपराध रहित या महीन, सटल, सूक्ष्म, यह महीन हथकंडा हत्या का हम तुम और सबके हाथों में. कौन उठाए भय याकू? अपन सबके हाथ में. अगर अपन पे कोई लोग या हत्या के या डंडा को करने में वार नहीं चूके तो अपन भी नहीं चूके जहां करना हो. ये ध्यान रखिए. देखा तुमने, देखा तुमने अपराध रहित यह महीन हथकंडा हत्या का हम तुम और सबके हाथों में. बोझ लादने के अपने लोगों के कुछ अपने तरीके हुआ करते हैं. बोझ में द्वेष अंतर का छुपा रहता. इस तरह जैसे सृष्टि में का अद्वैत बंधनों से मुक्त किसी तरह जब कोई हमें का कोई अवकाश में ऊपर उभर खुली सांस लेता है तो आदर्श का हथौड़ा ले हम कर्तव्य का चौखट ठोंक देते हैं. द्विपाद में चतुष्पाद खोजते हुए. बाकी पूरी फ्रेमिंग कर दें कि आजा बेटा तू या फ्रेमिंग में. द्विपाद में चतुष्पाद खोजते हुए सर पर रखने को. बलिदान, त्याग और उत्तरदायित्व के ढेर चढ़ाने को बेचैन सूक्ष्म स्मित लिए भर देते हैं वह चौखट. यूं स्वतंत्र की उड़ान परतंत्र बन ऊपर उठने को लालायित घुट जाती है, जैसे उठता गुब्बारा दब फट जाता है. देखा तुमने अपराध रहित यह महीन हथकंडा हत्या का हम तुम और सबके हाथों में. या कोई टाइटल भी अपराध रहित रखे है मैंने, या लिए लास्ट में बताया आपको. ये गिल्ट है. अपन हर मनुष्य अपने आंतरद्वेष के कारण, परस्पर आंतरद्वेष के कारण और गिल्टी बना रहे हो. આટલું નથી આવતું તમને, પછી શું પુષ્ટિ માર્ગ સમજવાના? हो गया बेचारे को कल्याण. 3 components of the tragic triad: pain, guilt and death. करके समझने को प्रयास करियो. श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते है. वो सेंटेंस है पूरा. त्रिदुख सहनम, वो आधिदैविक यानी आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक के रिलेशन में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं. वाकू मैं अलग ढंग से समझाऊंगा, पर आमृते है पे मैं दे रहे हूं. वह बात को ये लेखक भी कहना चाह रहे हो कि डेथ, मृत्यु एक ऐसी वास्तविकता है जहाँ वास्तविकता सु अपन बिल्ली के आने पर कबूतर जैसे आंख बंद करें ऐसे कर नहीं सके अपन. या लिए यासु भी कहीं ऊपर उठ के फ्लोट होने को जब मादा अपने अंदर जगे न, तब अपन सीम को असीम से जोड़ पाओ. ये ख्याल रखिए. क्योंकि चैतन्य की यात्रा एक बिंदु से कहीं स्पार्क हो रहे है. वो यात्रा चलते 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 एक बिंदु पे कहीं वो स्पार्क लीन हो जा रहे हो. ये चैतन्य की कहानी है. और हर कहानी की स्क्रिप्ट को अपने को स्वीकार करना
ये अपनी नियति है। यासु अपन अलग नहीं हट सके करके वो कहवे कि ऊपर की मुझको पंक्ति याद नहीं है, कोई शरीके सफर ढूंढ लो सफर के लिए, बहुत करीब से मैंने तुम्हें पुकारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो हमारी कृति में कहीं सार्थकता होनी चाहिए, और कोई शरीके सफर ढूंढ लो सफर के लिए, बहुत करीब से मैंने तुम्हें पुकारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। कहीं कोई ना कोई एक बिंदु खोज लेना पड़े अपन को अपने से बाहर के, जो अपन को मीनिंग दे सके। और तीसरी बात, अपनी नियति को स्वीकार लेना पड़े, और वह नियति को स्वीकारते भय या पीड़ासु, यातनासु या अपराध भावनसु और या मृत्यु की विषाद सु ऊपर उठ के कहीं जल कमल बन के या सूत्र को असीम सु जोड़ देने वाली बात, अगर हमको कहीं सार्थकताएं खोजनी है तो। Inasmuch as we may turn suffering into a human achievement and accomplishment, या कि तरीका यह है कि हमारी ह्यूमन सफरिंग जो है, उन सफरिंग को भी हम अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट में कहीं टर्न कर सकें, उनको कहीं खोज सकें वहां में। डिराइव फ्रॉम गिल्ट द अपॉर्चुनिटी टू चेंज फॉर द बेटर। अगर कहीं हमारे सामने प्रतिकूलताएं हैं तो उन प्रतिकूलता में हमको कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स खोज लेने हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसी उपलब्धियां खोजनी है कि जो वो उपलब्धियां हमारी प्रतिकूलता को निरर्थक बना दें और हमको सार्थकता दे सके। हमारी वेदना में, हमारी पीड़ा में हमको वो उपलब्धियां खोजनी है। हमारे अपराध भाव में अगर कहीं हम अपने कर्तव्य से कहीं हमारा क्षरण भयो है, तो हमारे कहीं कोई अपराध के यदि बिंदु हैं तो उन अपराध के बिंदु में से हमको वो क्षण खोज लेने हैं, वो बिंदु खोज लेने हैं कि जहां से हमको नई संभावनाएं मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। उन अपराध भावन से कुंठित होके घुटके रो के मर नहीं जानो है। अरे जो हो गए सो हो गए है, अगर अनुचित भी भयो है तो वो कहीं रिवर्स नहीं आ सके, और उचित भयो है तो रिवर्स नहीं आ सके यार। या लिए वह अनुचित को मातम मनाओ, वाकई अपराध भाव से पीड़ित बने रहो, या करता वह संभावना को खोजो कि जा संभावना को खोजने से वो अपराध को बिंदु पुनः न लौट सके। Opportunity to change for the better and see in life's transitoriness, जीवन की जो सावधि है, अवधि सहित जो जीवन की गति है, जीवन निरवधि नहीं है, जीवन सावधि है, कहीं वहां की सीमाएं हैं। वह सावधि जीवन में एन इंसेंटिव टू टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन, वो उत्तेजना के बिंदु खोजो, वो उत्साह के बिंदु खोजो कि जो तुमको ऐसी कृति में प्रवृत्त कर सके, ऐसी चेष्टा में प्रवृत्त कर सके कि जा चेष्टा के हेतु सु अपन को अस्तित्व दिया गया है। दैट इज रेस्पॉन्सिबिल, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्य बोध को समझ लेगा, वाके पास अगर 24 घंटा में एक क्षण भी सांस लेने को नहीं है तो भी वो स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम दे गो हैंड इन हैंड। जो मनुष्य कभी अपने सच्चे कर्तव्य को नहीं समझ पावेगा वो कभी स्वतंत्र नहीं बन सके, और जो स्वतंत्र हो गए है या बन चुके हो या बनना चाह रहे हो तो कर्तव्य बोध वा के साथ अनिवार्य तया जाएगा। वो सिक्का के दो साइड है। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर ओन सेल्फ,
नॉट टू अदर्स, माइंड वेल। दूसरे के लिए उत्तरदायित्व जो हैं वो पीछे की बातें हैं, वो तुम्हारे सामाजिक आरोपण हैं, पर खुद के लिए उत्तरदायी बनो, ये तुम्हारो सहज अस्तित्व को अर्थ है, सहज अस्तित्व के मीनिंग है तुम्हारा। सो फाइंड दैट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खोज लेनी है पहले। ये तीसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जहां अपने आप से ऊपर उठ जाने की बात है। ध्यान आया ना, जो अपन को पहले बताई गई बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर इज द थर्ड एवेन्यू, फेसिंग ए फेट, और वाक्य अलावा जो पहले कही ना, be it through serving a cause higher than himself or loving a person other than himself, truly self transcendence is the essence of human existence। तो वो जो सेल्फ ट्रांसेंडेंस बताई, हमारी विकृत आत्म ममत्व सु हम ऊपर उठ के खोज सकें, हमारे विकृत आत्म ममत्व या हमारी जो आत्म प्रीति है, जो हम अपने आप को कहीं विकृत रूप से कहीं चाहने लग गए हैं, प्यार करने लग गए हैं अपने आप में, जो हमारी आत्मरति है, वो विकृत आत्मरति के चक्कर में हम जो पड़ गए हैं, वह संदर्भ में अब ये कह रहे हैं। बिफोर वी स्पोक ऑफ एड्रेसिंग वन सेल्फ टू डीटी इन एन अटमोस्ट पर्सनल मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ये कह रहे हैं कि अपने आप को जो ट्रांसेंडेंटल यानी अपने आप के आत्मस्वरूप सु, वह आत्मस्वरूप को अस्तित्व जो दियो गयो है, वह आत्मस्वरूप के अस्तित्व के मूल को हम खोज सकें, वह के लिए क्या जरूरी है? हम अपने अस्तित्व के मूल को खोज सकें, हम अपने अस्तित्व की सार्थकता को खोज सकें, या के लिए क्या करना चाहिए? वह बात में वो कह रहे हैं कि एड्रेसिंग वन सेल्फ टू डीटी इन एन अटमोस्ट पर्सनल मोड ऑफ एक्सप्रेशन, एक भौतिकता से उठी भाई ऐसे कोई अस्तित्व से हम अपने आप को कहीं जोड़ें और कहीं वाकू हम एड्रेस करें इन पर्सनल मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ये ध्यान रखिए, व्यक्तिगत तरीका है वाको, क्योंकि हर व्यक्ति को के अस्तित्व को, वह अस्तित्व की सीमता यानी वाकई सीमा को कहीं असीम से जोड़ देने को अपनो एक सूत्र है, अपनो एक तरीका है। वो दूसरे व्यक्ति के अनुरूप या अनुसार नहीं हो सके, ये ध्यान रखिए। यूजुअली सच ए मोड ऑफ स्पीकिंग टू गॉड इज कॉल्ड प्रेइंग और प्रेयर। जब हम अपनी खुद के व्यक्तित्व की जो हमारा अनूठापन है, जो हमारे अस्तित्व में ही हमको मिले है, वह अस्तित्व के तरीका से जब हम अपने उठ के या अस्तित्व को देने वाले कोई एक ऐसे सामर्थ्य को जब हम एड्रेस कर रहे हैं, कोई ऐसे तत्व को जब हम एड्रेस कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत संदर्भ में, अपने व्यक्तिगत तरीका से, या को नाम है प्रेयर। देखो लेखक कितनी अच्छी बात कह रहे हो, या को नाम है प्रेयर, या लेखक के अपने उद्गार हैं, या को ट्रांसलेट करके अपने संदर्भ में लगाने को प्रयास करिए। ट्रूली प्रेयर इज ए पर्सन टू पर्सन कॉल। ट्रूली prayer is a person to person call. Indeed, it could be considered the climax of the I thou relationship. मैं और तू, मैं और तेरे, मैं और तू के रिलेशनशिप को ये चरम है कि जब हम वाकू एड्रेस कर रहे हैं, जब हम वाकू बात कर रहे हैं, that Martin I thou relationship that Martin Buber regarded as the most characteristic quality of human existence. मार्टिन ब्यूबर करके जो लेखक है वो कहे कि जब मनुष्य को अस्थि, मनुष्य की जो चेतना है, वो मनुष्य चैतन्य जब कहीं
एक अन्य व्यापक चैतन्य सु जुड़ के कहीं अपने मन की बात अपने तरीका सु अपनी भाषा में कहने लगे हैं, वो एक मनुष्य चेतना की चरम अभिव्यक्ति है। दैट इज इट्स डायलॉजिकल क्वालिटी। वो वाकई डायलॉजिकल क्वालिटी है जो डायलॉग से उत्पन्न हो रही है। डायलॉग को मतलब है कि दो व्यक्ति में कहीं संवाद होना, ये संवाद की एक श्रेष्ठ गुणवत्ता है। However, I think that there are not only interpersonal but also intrapersonal dialogues. इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे से बात करना, या वक्त जो अपना संवाद हो रहे हैं ना, वो इंटरपर्सनल है। और जब मैं अपने आप से कहीं बात करना शुरू करूं कोई बड़े गंभीर क्षणन में, वह को नाम है इंट्रापर्सनल। मैं खुद अपने आप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर भोक्ता भी है, भोग्य भी है और साक्षी भी है, ये याद रखिए। तो कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल डायलॉग्स, नॉट ओनली इंटरपर्सनल डायलॉग्स, इंटरपर्सनल बट ऑल्सो इंट्रापर्सनल डायलॉग्स, इनर डायलॉग्स, डायलॉग्स विद इन आवर सेल्व्स, दैट इज इंट्रापर्सनल। In other words, dialogues need not take place between an ego, but may take place between an ego and alter ego as well. वो कह रहे हैं कि संवाद हमारे अहम सु होने लगे, वो संवाद की खूबसूरती नहीं है, लेकिन संवाद मैं और मेरे जैसे में होने लगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं या तुम में से कोई भी एक अहम हो सके, लेकिन वो जो तत्व है ना, वो अहम भी है, सह भी है। ख्याल आया कि नहीं? त्वम भी है, आवाम भी है, वयम भी है, युवाम भी है, यूयम भी है, तऊ भी है और ते भी है। लेकिन अपन ये सब संज्ञा धारण नहीं कर सके। अपन तो अहम ही है। अपन अहम सु स नहीं हो सके, पर वो अहम भी है, एट द सेम टाइम स भी है। ये ध्यान रखिए, या बात की खूबसूरती को करिए। वो लेखक कितनी गहरी बात कह रहे हो। वो कह रहे हो कि अपने अहम से बातचीत करनी कोई खूबसूरत घटना नहीं है, पर मैं और मेरो जैसो जो है वासु बातचीत होने लग जाए, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द थिंग। क्योंकि तुमको बनाने के लिए वाकु तुम जैसो बननो पड़ो, तब वो अपने अस्तित्व में सु तुमको तुम्हारे जैसे के कारण बना सको। उतरियो गहरो मेरे साथ करके, जा दिन तुमको बनायो ना, तुम्हारे जीवात्मा को वको अलग कियो ने अपने अंश में सु, तुम अंशी में सु। जब तुम्हारे अंश को अलग कियो ना, तो तुम्हारे अंश के को तुम जैसो बनाने के लिए वको तुम जैसो पहले होनो पड़ो। जब वो तुम जैसो हो गए, तब तुम जैसे तुम बाहर पड़े, अलग पड़े। या खूबसूरती पर नजर नहीं डालोगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। वाने जब ये विचार किया कि मैं याकू ऐसो बनाऊं और मैं याके संग ऐसे क्रीड़ा करूं, वा वक्त वो तुम जैसा हो गए हो, क्योंकि वाकी इच्छा हम हो गए, वाकी इच्छा साकार हो गए, अपनी इच्छा कल्पना हो गए खाली, तो तुम्हारो जैसा हो गए। यदि वो लेखक कह रहे कि तुम और तुम जैसे सु, तुम्हारो जब ऑल्टर ईगो सु, तुम्हारो जब डायलॉग हो, तब मजे की बात है। करके ऑल्टर ईगो को एक मतलब लोक में ऐसा भी होवे कि जो एक व्यक्ति जैसा जो बिल्कुल वाई के तरह के नेचर को होवे ना, तब वो कहे कि ही इज माई ऑल्टर ईगो और शी इज माई ऑल्टर ईगो, ऐसा प्रयोग होवे, मुझ जैसा। क्या खूबसूरत बात कही है सर। ईगो एंड एन ऑल्टर ईगो एज वेल, एंड इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आई वुड लाइक टू ऑफर यू ए पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ गॉड, एट विच आई कन्फेस आई अराइव्ड एट द एज ऑफ 15 years। जब मैं 15 वर्ष को हो, तो आगे आ जाओ, थोड़ा बारिश आ रही है, थोड़ा आगे आ जाओ, तू यहां आ जा, ये तार के आगे आ जा, बस दे जगह वहां, आओ और आओ।
या हॉल में कम जगह होगी, लेकिन मेरे दिल में बहुत जगह है। हाँ। वो ये कह रहे हो कि मैं और मुझ जैसे के बीच का जो डायलॉग है, या ये विचार मोकू बाद दिन आयो तो जब मैं 15 वर्ष को हो, तो लेखक कह रहे हो इन ए सेंस इट इज एन ऑपरेशनल डेफिनेशन। वो कह रहे हो कि अब मैं ये जो बात कह रहे हूं, ये एक तरह की मेरे व्यावहारिक मैं ये विवेचना दे रहे हूं कि फंक्शनल कैसे हो। जब वो व्यावहारिक विवेचना करते हुए वो कह रहे हो कि इट रीड्स एज फॉलोज, गॉड इज द पार्टनर ऑफ आवर मोस्ट इंटीमेट सॉलिलिकीज। सॉलिलिकी कहें अपने आप से बात करना, वाकू कहें सॉलिलिकी। कभी कभी तुमने ऐसे ड्रामा देखे होंगे कि जब में मात्र एक पात्र अपने आप से बात करते हुए आत्मसंवाद, एज इफ कोई दूसरा नहीं सुन रहे हो, वो आत्मसंवाद जब अनफोल्ड होवे तो बहुत सारे सूक्ष्म संकेत ऑडियंसेस पकड़े वहां में से, और पूरे सामाजिक जा इश्यू को लेकर के या जा मुद्दा को लेकर वो ड्रामा क्रिएट हो जाए, वो ड्रामा के वो सारे मुद्दान पे वो कमेंट दे देवे। इतनी फाइन कमेंट देने की एक तरीका है सॉलिलिकी। तो कह रहे हैं कि दैट इज टू से गॉड इज द पार्टनर ऑफ अवर मोस्ट इंटीमेट सॉलिलिकीज। वो कह रहे हो कि ये मुझ में जो मुझ जैसा है, वो मुझ जैसा जो है ना, वह मुझ जैसा से जो मेरी बात हो रही है, वो आत्म वार्तालाप है, वो आत्म संवाद है। लेकिन वो आत्म संवाद में जो मुझ जैसा है वो गॉड है, वो ईश्वर है। दैट इज टू से वेन एवर यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इन अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड अल्टीमेट सॉलिट्यूड। ये दो बातों पे ध्यान दीजिए, हाँ, ये मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड अल्टीमेट सॉलिट्यूड, जब तुम्हारे सिवाय कोई कहीं नहीं है, शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में तुम्हारे जगत में अपन शरीर से अकेले पड़ जाएं, पर बहुत सारे लोग अपने मन पे हावी रहे में। ये एक मनुष्य की बड़ी ट्रेजेडी है। तुम 10-5 लोगन को अपने मन पे हावी बिठा करके रो और सोते सोते तुम्हारे डायलॉग चलते रहे उन 10-5 आदमी से, यानी मेरे लिए ये कर दिया, अब मैं आपको ये कर दूंगा, और वाने यूँ कर दिया तो, और वाने ये कही थी, और वाने वो भयो तो, और वाने ये किया तो। तुम दुर्भाग्य की सीमा तो विचारो। मान या आधुनिक समय में तुमको रात को सोने के क्षण मिले हैं आड़े पढ़ने के, घर को काम काज करके 11 बजे तुम बिस्तर पे सोए, और फिर कई आदमी को वहां बिठा रखे हो तुमने वह कमरा में। कैसे दुर्भाग्य हो। अटमोस्ट सॉलिट्यूड, वो गंभीर एक रूपता होनी चाहिए। हमारी परिपक्वता की, सिंसियरिटी की अटमोस्ट गांभीर्य, और हमारे एकाकीपन को अटमोस्ट गांभीर्य करके कह रहे हो वो कि अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड अल्टीमेट सॉलिट्यूड, ही टू हुम यू आर एड्रेसिंग योर सेल्फ, ही टू हुम यू आर एड्रेसिंग योर सेल्फ, जाको तुम संबोधन दे रहे हो अपने आप में खुद मान करके, मुझ मान के, मे जस्टिफाइबली बी कॉल्ड गॉड। वाकई ईश्वर कहने में तकलीफ क्या है, क्या आपत्ति है? एज यू नोटिस, such a definition circumvents the bifurcation between atheists and theistic. वॉल्टन शूउंग, एक वॉल्टन शूउंग करके जर्मनी को वर्ड है, या को उच्चारण वॉल्टन शूउंग, ऐसे शूंग मैं भी बहुत परफेक्ट उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जर्मन उच्चारण है, वो अमुक तरह को अपने अंदर को लैरिंग सिस्टम पूरा वो डेवलप हो जाए तभी बोल पाऊँ। तो वॉल्टन शूंग, वह वॉल्टन शूंग को मीनिंग ये है कि पूरा जगत क्या है, और या जगत में रहते भय एकाकी मुझ अस्तित्व को रिलेशन या जगत की संख्या है।
ऐसे थॉट का नाम है वॉल्टन शूंग। या लिए वह लेखक ने वह अनुवाद नहीं किया है एग्जैक्टली, वह क्योंकि यूं ही रख दिया है। जगत और जगत में हमारे अस्तित्व को क्या मीनिंग है, वह को रिलेशन क्या है, या को नाम है वॉल्टन शूंग। जगत और जागतिक परिवेश में हमारे अस्तित्व को रिलेशन या जगत के संग क्या है, क्यों जगत है और जगत में क्यों हमारा अस्तित्व है, सो टू से। द डिफरेंस बिटवीन देम एमर्जेस ओनली लेटर ऑन। अब वो कह रहे हो कि या प्रकार के जागतिक परिवेश में अपने अस्तित्व को मीनिंग खोजने वाले दोनों तरह के लोग हों, आस्तिक भी हों और नास्तिक भी हों। फर्क क्या है? बेसिक उनमें फर्क महसूस नहीं होवे। फर्क तब महसूस होवे when the irreligious person insists that his soliloquies are just that monologues with himself। जब एक नास्तिक व्यक्ति ये कहे कि ये जो बात हो रही है, मैं जो बात कर रहे हूं, संवाद कर रहे हूं, वो मेरे रियल ट्रू सेल्फ्स है, वो ट्रू सेल्फ्स आगे नहीं बढ़ पावे करके आजकल के बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उनको जब इंटरव्यू आवे ने कि गॉड तुम्हारे लिए क्या है, तो वो कहें कि गॉड हमारो सेल्फ है। बस यही कह पाऊँ, या ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँ मैं। वो कहें कि टू कनेक्ट विद योर ट्रू सेल्फ इज फाइंडिंग द गॉड करके वो कह रहे हो। देखो फिर ध्यान दी कि व्हेन द इररिलीजियस पर्सन इंसिस्ट्स, कि जब अधार्मिक व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति ये इंसिस्ट करे कि दैट हिज सोलोलिकीज, वाकई जो अंतर संवाद जो हैं, वो सारे अंतर संवाद जो हैं वो आर जस्ट दैट मोनोलॉग्स, वो वाकई खुद के साथ, वाकई खुद को ही संवाद है अपने खुद के साथ, मोनोलॉग्स विद हिमसेल्फ। मोनोलॉग कहें कि जब एक आदमी ही बोले दूसरा नहीं होगा, जब तो वो कहे कि मैं अपने साथ बात कर रहे हूं। एंड द रिलीजियस पर्सन इंटरप्रीट्स हिज एज रियल डायलॉग्स विद समवन अदर देन हिमसेल्फ। और जो आस्तिक व्यक्ति है वो कहे कि मैं वाके साथ बात कर रहे हो तो कि जाने मुझको अस्तित्व दियो है, यानी वो अदर देन मी है। वेल, आई थिंक दैट what here should count first and more than anything else is the utmost sincerity and honesty. And I am sure that if God really exists, वो अपने ढंग से लिख रहे हो कि I am sure if God really exists, he certainly is not going to argue with the irreligious person। अगर ईश्वर है, क्या खूबसूरत बात कर रही है, कही है कि he is certainly not going to argue with the irreligious person because they mistake him for their own selves and therefore misname him। वो वाकई उपस्थिति को, ईश्वर की उपस्थिति को भी हिमसेल्फ को नाम देवें और वाको मिसनेम, यानी वाको गलत नाम दें कि हमने हमारे साथ ही डायलॉग कियो, ये उनको दुर्भाग्य है। पर यह दुर्भाग्य के कारण ईश्वर उनसे आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठेगा। ख्याल आया ना? यानी माइंड वेल, या इन कोडियान की, इन धौरियान की संस्कृति में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और अगर ईश्वर को मानने वाले नहीं कोई पॉइंट पे होवें, उनके संग जैसे ईश्वर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहे हो ना, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ काम नहीं देंगे। ये याद रखिए, ये याद रखियो तुम मेरी यह बात को। एंड आई एम श्योर दैट इफ गॉड रियली एग्जिस्ट, ही सर्टेनली इज नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद द रिलीजियस पर्सन्स because they mistake him for their own selves and therefore misname him। The question still remains whether irreligious persons really exist। ये बात जैसे याने कही ना कि ये 15 वर्ष की अवस्था में ये थॉट या के आते, मैं भी यह बात को आज 50 वर्ष से 45-47 वर्ष से मानूं कि कोई नास्तिक नहीं है और कोई अधार्मिक नहीं है, और मैं यहाँ कह तो रहा हूँ क्योंकि नास्तिक वो हो सकेगा जो अपने आप को इनकार करने की छाती रख सके। चलिए, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स वेदर इररिलीजियस पर्सन्स रियली एग्जिस्ट। क्या अधार्मिक नास्तिक लोग वास्तव में जगत में हैं? यह प्रश्न को
अगले शनिवार को रखेंगे सिद्धांत मुक्तावली के संदर्भ में। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझो अंधेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नैया कली में, जासो होत निबे। सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन